चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई का आज 8वां दिन है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहाँ प्रादेशिक भाषा को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये भी सत्य है कि आज अंग्रेजी में शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कॉन्वर्सेशन वार्तालाप का बहुत अहम बिंदु बन चुका है। ऐसे में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मैंने सवाल किया था कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का सरकार की कोई योजना है, जिसका उत्तर मुझे हाँ में मिलता है। मैंने प्रश्न किया कि इस योजना के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कितने विद्यालय हैं जहां पर आपने इस योजना को लागू किया है, उसका उत्तर भी मिला। लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मुझे जो उत्तर मिला और जो संख्या, जो डेटा मिला, वो 4 साल पुराना डेटा मिला। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप मुझे शैक्षिक सत्र 2021, 21-22 और 22-23 इस योजना के सापेक्ष डेटा देने की कृपा करें। दूसरा अनुपूरक है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या परियोजना बनती है तो उसका एक रूट मैप तैयार किया जाता है, उसका विधिवत रिव्यू होता है और उसकी डेडलाइंस का निर्धारण होता है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि क्या इस योजना से जुड़ी तमाम डिटेल रिपोर्ट्स डेडलाइन के साथ साथ आप इस पटल पर रखने का कार्य करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक लाइन पिछले प्रश्न में रह गई थी। माननीय सदस्य उसके बारे में, छात्रों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उस पर जानकारी देना चाहता हूं कि छात्रों की संख्या अगर 2017 से पहले की सरकार जो भी रही, उनमें छात्रों की संख्या को देखें, जहां लगातार छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही थी, और अगर 2017 से लेकर के आज की छात्रों की संख्या देखें, जहां परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से अभिभावकों का पूरी तरह से विश्वास उठ गया था, आज उस विश्वास को दोबारा से कायम करते हुए जो छात्रों की संख्या 1,40,00,000 तक पहुंच गई थी और लगातार गिरती जा रही थी, आज 1,91,00,000 पे छात्रों की संख्या को लेकर के आने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमेशा की तरह पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष विद्यालयों की स्थिति सुधर रही है और परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। माननीय सदस्य ने इंग्लिश मीडियम, माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालयों के बारे में जानकारी जानना चाहिए है। तो पिछले समय में 2018-19 में 14,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिसके इस योजना को चलाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा देने की व्यवस्था बनाई गई। इसके प्रश्न के साथ मैंने अपनी जानकारी दी कि विद्यालय 13,250 विद्यालयों को प्रदेश भर में इंग्लिश मीडियम शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया और वहां पे इंग्लिश मीडियम पठन पाठन का कार्य भी चल रहा है। लेकिन माननीय सदस्य ने चिंता जताई कि और अन्य विद्यालयों को इंग्लिश की शिक्षा के साथ बच्चों को जोड़ने के द्वारा सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसको लागू किया गया, उसके अंतर्गत मातृभाषा को बढ़ावा देने का उस पर फोकस किया गया है, उस पर जोर दिया गया है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे हर एक विद्यालय में, प्रदेश भर में जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, कक्षा 1 से लेकर के आज तक इंग्लिश सब्जेक्ट को हर एक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो मीडियम है, जो पठन पाठन का काम है, क्योंकि मातृभाषा को हमको अपना उस पर जोर देना है, फोकस करना है, इसलिए मातृभाषा को वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि हमारी हिंदी है, लेकिन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हर एक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। प्रश्नों का समय समाप्त ज्यादा हो गया। अब नियम 301 के अंतर्गत 87 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार करी गई। श्रीमती अलका सिंह, अलका जी हैं? नहीं है जी, व्यवस्था बताइए। मानवल प्रश्न के संबंध में है, प्रश्न के संबंध में है, बताइए। मानवल आपका ध्यान प्रश्न नंबर 138 जो आतंकित के रूप में है, मैंने पूछा था क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु जनपदों में इंडिया मार्क 2 हैंडपंप
लगाने की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार की तरफ से माननीय जो उत्तर आया है, प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल में जल योजना संचालित है। पंचायती राज विभाग द्वारा में लगाए गए हैंडपंप की मरम्मत एवं रिबोर का कार्य कराया जाता है। इसमें व्यवस्था क्या है? मनोहर, मैंने पूछा था वो व्यवस्था इसमें क्या, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर आ गया, आप उस प्रश्न उत्तर से संतुष्ट। देखिए इसमें व्यवस्था क्या है? साफ पूछा था क्या तो ऐसे साफ साफ पूछा, उन्होंने भी साफ साफ बता दिया। नहीं, एक आपने साफ साफ पूछा, उन्होंने साफ साफ बता दिया। मैंने पूछा था इसमें व्यवस्था नहीं है माननीय अवधेश जी। आप अरे आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देंगे? बैठिए। श्रीमती अंजुला महौर, एक मिनट जी। मैंने हैंडपंप लगाने पूछा था, इन्होंने रिबोर के लिए कहा। चलिए तो ठीक ये है। क्या हो रहा है? ये नई परंपरा, जो सवाल कुछ पूछा जाता है जी, उत्तर कुछ देते हैं। आप उसके लिए उपयुक्त फोरम है, उसमें श्री अंजुला अलका जी उपस्थित हैं, अंजुला महौर जी उपस्थित हैं, आदरणीय शिवपाल यादव जी उपस्थित हैं। नहीं, वो प्रश्न का समय समाप्त हो गया, आपका उत्तर आ गया। अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होता प्रश्न का। श्री रमाशंकर पटेल उपस्थित, श्री आशुतोष शुक्ला अनुपस्थित, श्री सत्यपाल सिंह जी राठौर उपस्थित, श्री आशु मलिक अनुपस्थित, श्री शिव प्रताप यादव उपस्थित, श्री दुर्गा शंकर यादव उपस्थित, श्री संग्राम सिंह जनपद बलिया उपस्थित, श्री प्रेम सागर सिंह पटेल उपस्थित, श्रीमती मनीषा अनुरागी उपस्थित, श्री विशंबर सिंह यादव अनुपस्थित। सुबह से नहीं आया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, सुबह से नहीं बैठे। वो हैं विशंबर सिंह यादव उपस्थित, श्री जगदीश नारायण जी राय उपस्थित, श्री भगवान सिंह कुशवाहा उपस्थित, श्री मुकेश चौधरी उपस्थित, श्री तस्लीम अहमद अनुपस्थित, श्री राजीव गुंबर ये सहारनपुर से आ गए, रास्ते में नोटिस ऐसे लग गई। श्री गुलाम मोहम्मद उपस्थित, श्री प्रदीप कुमार चौधरी उपस्थित, जो मानी 1 2 3 जो सीरियल से लूंगा मैं, 4 5 लोग उपस्थित हैं। श्री मैं फिर जो लोग अनुपस्थित हैं मैं उनका नाम ले रहा हूं, उपस्थित होंगे तो अपना बता देंगे। श्री आशुतोष शुक्ला अनुपस्थित, श्री आशु मलिक अनुपस्थित, श्री तस्लीम अहमद अनुपस्थित, श्री राजीव गुंबर अनुपस्थित। 4 लोग अनुपस्थित हैं। 4 लोगों में किसने कहा था? किसको कहा था? हैं? वीरेंद्र सिंह। चलिए इनका श्री वीरेंद्र यादव जी का ले लें, देख लेते। रुकिए, श्री वीरेंद्र सिंह यादव का ले लें, श्री रवि जी का ले लें, इनका ले लें, हमारी बहन, नाम बोलो सुलोना कुशवाहा। आशु मलिक आ गए, चलिए हो गया, आशु मलिक आ गए, चलिए हो गया, 20 हो गए पूरे। ले लिया रवि, आपका ले लिया, मल्होत्रा जी का ले लिया। तुम लेट उठी हो, बैठ जाओ। चलिए तस्लीम जी आ गए, उनका भी ले लिया जाए। चलिए, आज नियम 300 के अंतर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें एक सूचना का दुर्गा प्रसाद है, दुर्गा शंकर लिख गया है। शंकर से आपत्ति है? नहीं, नाम नहीं ठीक है, नाम दुर्गा प्रसाद ही है जी, प्रसाद अच्छी, प्रसाद ज्यादा अच्छी बात है, वो शंकर हो ठीक है। जो भी नाम है वो सही कर दिया जाए। श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी। 2 सूचनाएं प्राप्त हुई। एक सूचना श्री मनोज कुमार पांडे जी, सदन में सरकार द्वारा औचित्य के प्रश्नों पर व्यवस्था दिए जाने के बाद भी निर्देश का अनुपालन न होने की स्थिति के संबंध में। श्री मनोज कुमार पांडे, आपने कुछ बोलना है? बोलिए।
नियम 300 के अंतर्गत दी गई सूचना को आपने हमें पढ़ने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक सत्र में सदन के भीतर औचित्य के प्रश्नों पर आप द्वारा व्यवस्था दी जाती है। सरकार द्वारा इसका संज्ञान लेने की बात भी कही जाती है, परंतु उपवेशन के समाप्त होने के साथ ही औचित्य का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। ना तो कोई कार्रवाई की जाती है और न ही संबंधित माननीय सदस्य को कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाता है, जिससे सदन के भीतर दिया गया आश्वासन निरर्थक सिद्ध होता है। महोदय, 18वीं विधानसभा के औचित्य के प्रश्नों को देखें तो कहीं न कहीं सदन और विधानसभा से जुड़े मुद्दों पर आप द्वारा व्यवस्था दी गई, परंतु कोई कार्रवाई तथा सुधार नहीं दिखाई देता। सदनों में प्रश्नों का गलत जवाब, नियमों की सूचना पर भ्रामक उत्तर तथा सदन में दिए गए समयबद्ध आश्वासन को पूरा न करना सदन के प्रति सरकार की उदासीनता को दिखाता है। आप द्वारा औचित्य के प्रश्नों पर व्यवस्था दी जाती है, जिसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपके द्वारा सदन में वक्तव्यों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सहमति प्रदान की गई, परंतु आज भी स्थिति वही है। आपके निर्देश पर क्वेश्चन आवर में तो कुछ संबंधित अधिकारी आ जाते हैं, लेकिन शाम की चर्चा में कभी कभी हमारे अधिकारीगण उपस्थित नहीं रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि 18वीं विधानसभा के औचित्य के प्रश्नों पर माननीय अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देश की एक बार फिर समीक्षा कराते हुए समेकित कार्रवाई से इस सदन को अवगत करा दिया जाए। अस्तु, इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपसे समयबद्ध व्यवस्था की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ बोलेंगे आप? माननीय अध्यक्ष जी, पांडे जी तो ये सोचते हैं कि सदन में चाहे नियम 56 हो, चाहे 300 हो, चाहे प्रश्न हो, दूसरे दिन सबसे ज़्यादा उन्हीं को महत्व मिले। तो हम तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, आप मुख्य सचेतक महोदय, हम तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और आप जो है ये सदन का समय क्यों खराब कर रहे हैं? तीन मान्यवर, आज भी 3 पुलिस के आईजी, 3 पुलिस के आईजी स्तर के अधिकारी बैठे थे, यहाँ बैठे थे। और इसके अलावा श्री नीलरतन और दीक्षित जी पूरे बजट के टाइम पर, जी नीलरतन और दीक्षित जी दोनों अधिकारी थे। मैं 4 बजे तो मेरी ब्रीफिंग चल रही, मैं 4 बजे का नहीं बता पाऊंगा, 4 बजे तो मीटिंग थी हमारी विशेषाधिकार की। उसके बाद 4:30 से लेकर और 6:15 तक मेरी ब्रीफिंग थी, तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन 6:15 बजे जब मैं आया तो दोनों अधिकारी थे यहाँ मौजूद। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन मान्यवर जिस दिन से आपका निर्देश दिया है उसका पूरी तरीके से इसमें पालन करने के लिए हमने बोल भी दिया। और हमारे अभी भी प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जो पहले एलार रहे मान्यवर, वो इस समय भी बैठे मान्यवर, जब ये हो रहा है तो आप करो कोई अधिकारी नहीं बैठता, इस समय भी बैठे, इस समय देखिए। दूसरी बात यह है कि कल मैंने 6:15 बजे मैंने कहा ना, दोनों अधिकारी बैठे थे और बजट के समय पूरे टाइम पर वही दोनों लोग बजट में मेन भूमिका अदा करते हैं, श्री नीलरतन और ये दोनों विशेष सचिव हैं, दोनों लोग बैठे थे। इसलिए कम से कम इतनी ज्यादती मत करिए आप माननीय। ये नियम 301 में नहीं आता, 300 में नहीं आता। और हम निश्चित रूप से फिर से आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस किसी का भी विषय होगा वो उससे संबंधित अधिकारी है जी। अब ये तो बहुत बेग बात है भ्रामक, इसका तो कोई एंड नहीं है। नियम आपके पास निर्देश हैं, 166 में आप उसमें दे सकते हो। अगर कोई किसी प्रकार से आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हो तो आपके पास व्यवस्था है ना, आप यहाँ पर भी व्यवस्था के प्रश्न पर अगर सबसे ज्यादा कोई खड़ा होता व्यवस्था के उस पर तो आप ही खड़े होते मानो। तो हर चीज के लिए तो आपको अधिकार मिला हुआ, और उसके बाद भी सदन के समय 300 में भी खराब करेंगे। चलिए बैठिए, खराब मत करिए माननीय पांडे जी। मान्यवर इनसे भी कहा जाना चाहिए, उन्हीं को कह रहा हूं सर, ये हर समय हर बात के लिए कहते हैं और उसका पूरा संज्ञान भी लिया जाता है। इनकी बात का सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इनके पार्टी के लोग भी इस बात का संज्ञान लेते हैं। आज नियम
56 कार्य स्थगन की सूचना दीजिए। मत संख्या 3 कुछ नहीं है, मत संख्या 4 कार्य स्थगन की सूचना। आज कार्य स्थगन नियम 56 के अंतर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त की, जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा, 2 सूचनाओं पर सरकार का संज्ञान ध्यान आकर्षित किया जाएगा। पहली सूचना प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में श्री मनोज कुमार पांडे, श्री पंकज मलिक, श्री लालजी वर्मा। कोई एक सदस्य बोल दे, जिसको भी बोल रहा हूं। आज कोई एक सदस्य बोल दे। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जो कि आज महंगाई से पीड़ित है, इस महत्वपूर्ण प्रदेश की जनता से जुड़े इस विषय पर आपने नियम 56 के अंतर्गत हमें अपनी बात रखने का पार्टी की ओर से अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूं। महंगाई के जिस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ खड़े हैं, चर्चा नहीं कर रहे आप अपनी ग्राह्यता बात पर को बोल रखने रहे के लिए खड़े हुए हैं। ग्राह्यता पर बोलिए, चर्चा तो नहीं। ग्राह्यता पर हाँ। ये समस्या कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष आलोचना या विरोध से संबंधित नहीं है। ये समस्या आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता से है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, चाहे रोज दिनचर्या में काम करने वाली वस्तुएं हों, चाहे बिल्डिंग मटेरियल का सवाल हो, महंगाई की मार से आज आम आदमी और गरीब आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित है। अगर हम आज देखें, इसी महंगाई के कारण आज पारिवारिक क्लेश, आत्महत्या की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, ये कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। हमने जिक्र किया दिनचर्या में काम आने वाली वस्तुओं में। मान्यवर, अगर हम देखें पिछले 2015 से 2022 के बीच में, तो जो अरहर की दाल 75 रुपए में थी, वो 120 रुपए में आज बिक रही है, 40% की बढ़ोतरी है। सरसों का तेल जो 102 रुपए में था, आज 190 रुपए में है, लगभग 39% की वृद्धि है। जो दूध 30 रुपए का था, आज 50 रुपए का है, 40% की वृद्धि है। आलू 5 रुपए की जगह 10 रुपए का बिक रहा है, 50% की बढ़ोतरी है। प्याज 10 रुपए की जगह पे 20 रुपए का है, 50% की बढ़ोतरी है। पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे की जगह 96.72 का बिक रहा है, लगभग 23% की वृद्धि है। डीजल 56 रुपए 71 पैसे की जगह पे 89 रुपए 62 पैसे का बिक रहा है, लगभग 27.4% की वृद्धि है। गैस सिलेंडर जो 928 का था अभी 3 साल पहले, वो आज 1053 रुपए का है, लगभग 26.2% की बढ़ोतरी है। अगर हम सीएनजी पर जाएं तो 38 रुपए 15 पैसे के स्थान पर 75 रुपए 61 पैसे का बिक रहा है, जो लगभग 50% की वृद्धि है। सीमेंट 300 की थी, आज 400 रुपए में बिक रही है। सरिया 3800 रुपए कुंटल थी, आज 7500 रुपए कुंटल बिक रही है, लगभग 50% की वृद्धि है। ईंट 4200 की आज 6000 में बिक रही, लगभग 35% की वृद्धि है। मोरम 3500 की जगह 6000 की बिक रही है, 45% की वृद्धि है। बजरी 2200 के स्थान पर 3000 रुपए में बिक रही है, जो लगभग 30% की वृद्धि है। और अगर हम मान्यवर देखें आज, और ये हम मान लें कि एक औसत आय किसी व्यक्ति की 12 से 14,000 रुपए प्रति माह है, खासकर मध्य क्षेत्र का रहने वाला, मध्यम श्रेणी का और कमजोर और गरीब व्यक्ति का, अगर उसकी हम आय मान लें 12 से 15,000 है, तो आज उसका खर्च क्या आ रहा है? आज हम देखें तो अगर उसके 2 बच्चे हैं और पति पत्नी है, 4 लोग हैं, और अगर 50 रुपए से भी मान्यवर हम गुणा करें खाने का, तो उसके ऊपर 200 रुपए प्रतिदिन उसके खाने का व्यय आ रहा है। अगर माह से हम गुणा करें तो लगभग 6,000 रुपए आ रहा है। ये कम से कम हम बता रहे हैं। 2 बच्चे हैं, अगर वो पढ़ाई पर उसका खर्च हो रहा है तो 2 से 2,500 रुपए ड्रेस, कॉपी, किताब और पढ़ाई का खर्च। अगर उसने एक कमरे का भी कोई मकान किराए पर ले रखा है और औसत किराया मान ले 3,000 रुपए, और इसी प्रकार से हम आकस्मिक खर्च हटा रहे हैं,
हम ये मान रहे हैं कि वो साइकिल से आता जाता है, तब भी मान्यवर ये खर्च लगभग 16,300 रुपए आ रहा है। तो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति और आम व्यक्ति कैसे जीवन जीने का काम करेगा? और आज खासकर जब बच्चे के जन्म लेने से लेकर के और उसके मृत्यु तक के सामानों पर जीएसटी है, और जीएसटी छोटी नहीं रकम है, एक बढ़ी हुई भारी बड़ी रकम में आज जीएसटी ली जा रही है, तो आम आदमी और मध्यम श्रेणी का व्यक्ति कैसे जीवन यापन कर रहा, ये निश्चित रूप से आज चिंता का विषय भी है और विचार करने का भी विषय है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आज एक आम आदमी क्या कह रहा है, जिंदगी की तन्हाई लिखूं पर अपनों की रुसवाई लिखूं, बढ़ती हुई महंगाई लिखूं या अपनी घटती हुई कमाई लिखूं, ये आम आदमी कह रहा। दिल उतना ही नहीं रोया तन्हाई में, दिल जितना रो रहा है आज महंगाई में। ये परिस्थितियां हैं आज। और मैंने अपने शुरू में कहा कि आलोचना का ये विषय नहीं है, केवल विरोध करने के लिए नहीं खड़े, चाहे इधर के सदस्य हो मानवर, चाहे उधर के सदस्य हो। आज आम आदमी की जो हमने बताई कमाई और उसका खर्च बताया, आज आम आदमी किस तरीके से जीवन जी रहा है, और ये बढ़ती हुई महंगाई कहीं ना आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसलिए मानवर, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस अविलंबी और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का जहां हम ध्यान आकर्षित करते हुए इस पे महंगाई पर अलग से चर्चा कराए जाने का भी हम आपसे आग्रह और अनुरोध भी करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बताइए। बाईस आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके बारे में समय समय पर जब महंगाई बढ़ती है तो केंद्र सरकार निर्देश जारी करती है, राज्य सरकारें उसके हिसाब से उन पे छापेमारी, चेकिंग, कार्रवाई करती है। ये केंद्र सरकार के ही ऊपर है, उन्हीं के अधीन है। जहाँ तक दो तीन बातें मुख्य रूप से कही थी, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे की बात, अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आपके सामने ही कहा था, 1,92,00,000 छात्रों को मुफ्त स्वेटर, कपड़े, मोजे, जूते, किताब, सारी चीजें फ्री दी जाती हैं। दूसरे नंबर आलू, देखिए मैंने तो सुना है, आपको बोलना होता है, बोल लो, मैं बैठ। नहीं, मेरा अनुरोध है ना, बीच में यदि कोई आदरणीय वर्मा जी, मैं तो कभी बीच में बोलता नहीं, और वो भी बता दूंगा, आप चिंता न करें वर्मा जी, इसमें भी आ रहा हूं मैं। ये भी माननीय पांडे जी तो बहुत सीनियर भी हैं, मुख्य सचेतक भी हैं, मैं भी मालूम है। महंगाई रोकने के लिए जो आपने दालों के इनके भाव बताए, मान्यवर, मैं चुनाव से पहले गांव में गया था, एक बुजुर्ग बैठे वहां, बुजुर्ग ने वैसे ही कहा स्वाभाविक तौर से, भैया मोदी योगी जुग जुग जिए। मैंने समझा बाबा नाराज है। मैंने कि बाबा ऐसी क्या बात है, नाराजगी है क्या? कि नाराजगी नहीं बेटा, पिछले 30 साल में मैंने कभी भी गुड़चनी की रोटी नहीं खाई, अब तो चना खिला रहे हैं मोदी और योगी। मानवर, पूरे प्रदेश में चना, कभी बांटा है चना? बांटा है कभी चना? हमने बांटा है चना, हमारी सरकार ने बांटा है। अब बोल रहे क्या? एक मिनट अभी हाँ, चने में घुल
चने में घुन लग रहा है, चना उसी जमाने के होंगे जिसमें घुन लग रहा है। मकान कब्जा कर। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था आपसे, और आपको मालूम है ठीक है, हमने 1,75,00,000 मुफ्त गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए मानवर। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, जब आदरणीय डॉक्टर रागनी जी ने सवाल पूछा था, उस समय भी मैंने ये बात कही थी। ठीक है, हमारे देश में जब मैं पहली बार यहाँ इस हाउस में आया सन 85 में, तो माननीय स्पीकर साहब ने लिख के दिया, तब मुझे गैस का सिलेंडर मिला कि ये विधायक है, तब मुझे गैस का सिलेंडर मिला था। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को याद होगा। तो जब स्पीकर साहब के कहने पे हमें एमएलए को गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1,75,00,000 हमने बिना घर पहुंचाए गैस सिलेंडर। 15 करोड़ आदमियों को मुफ्त राशन दिया है। 34 लाख 35 लाख हमने राशन कार्ड। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के दौरान कहा कि कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर लोग रहते थे और वो वापस आए हैं, उनके तुरंत मौके पर ही राशन कार्ड बना दिए जाए। 35 लाख हमने ऐसे राशन कार्ड बनाए। अब यदि आप बात करते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं। मानवर, हमारे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में 31 रुपए पेट्रोल पर वैट लगता है। वहां पेट्रोल का भाव है 108 रुपए 48 पैसे। उत्तर प्रदेश में, जरा सुन लो, उत्तर प्रदेश में उसका लगभग आधा 19 रुपए 36 पैसे वैट लगता है। पेट्रोल का भाव है 96 रुपए 97 पैसे। झारखंड में 22 रुपए वैट लगता है पेट्रोल पे। पेट्रोल का भाव है 99 रुपए 84 पैसे। बिहार में, जहां आजकल आप ज्यादा थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बिहार में 23 रुपए 58 पैसे वैट लगता है पेट्रोल पे, और वहां पेट्रोल का भाव है 107 रुपए 24 पैसे। हमारे यहाँ पेट्रोल का भाव है 96 रुपए 97 पैसे। वेस्ट बंगाल में 25 रुपए लगता है पेट्रोल पे वैट, वहां पेट्रोल का भाव है 106 रुपए 3 पैसे। हमारे यहाँ पेट्रोल का भाव है 96 रुपए 97 पैसे। आप इसमें डीजल में यदि देखें तो डीजल में मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ जो वैट लगा है 17 रुपए 8 पैसे। राजस्थान में जो वैट लगा है 19 रुपए। झारखंड में वैट लगा है 22 रुपए। बिहार में, इसमें वेस्ट बंगाल में वैट लगा है 17 रुपए। और यदि मैं आप ही की बात कह देता हूं तो आप भी जरा सुन लो। आपके सरकार में पेट्रोल पे वैट लगता था 26 रुपए 80 पैसे। 26 रुपए 80 पैसे आपकी सरकार में टैक्स था, वो घटा के हमने 19 रुपए 36 पैसे किया है। 19 रुपए 36 पैसे। आपकी सरकार में डीजल पर वो था टैक्स 17 रुपए 48 पैसे, जिसको हमने घटा के 17 रुपए 8 पैसे किया है 5 साल बाद। ये आपकी सरकार का टैक्स है। ये तो अब आप स्वयं इससे अंदाजा लगा लीजिए। एक हमने तो आपके टैक्सों को घटाया है, यही हमारी सरकार के हाथ में है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं आपको, एक उत्तर प्रदेश में अब वो समय आ गया है जब अब तो दैविक दैहिक भौतिक तापा और रामराज का हो नहीं व्यापा। अब कोई आदमी यहाँ भूख से नहीं मरता। अब कोई विद्यार्थी यहाँ नंगे पैर पढ़ने नहीं जाता। अब कोई विद्यार्थी यहाँ बिना किताब के नहीं पढ़ता। इसलिए मान्यवर, इसको अग्राह्य किया जाए। धन्यवाद। मैंने माननीय श्री मनोज कुमार पांडे जी को सुना, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम चक्कर में नहीं आते, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री राकेश प्रताप सिंह। झूठा नहीं, असत्य, झूठा नहीं झूठ, कोई भी बात करें, कोई भी बात असत्य। 2 मिनट के लिए हम बहिर्गमन करते हैं। चलिए, आप बहिर्गमन कर रहे हैं? मैं आ जाऊंगा। नहीं, 2 मिनट में तो आगे बढ़ जाएंगे हम। मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं हाँ, तो इस वक्त सब लोग बहिर्गमन नहीं कर रहे ना, तो बैठिए। अरे
माननीय जिन्होंने बहिगमन नहीं किया है श्री राकेश कुमार सिंह चलिए।